नमस्कार, न्यूज 24 के खास कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ हैं बीजेपी के कद्दावर नेता अरुण जेटली जी। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर यूपीए सरकार को रामलीला मैदान से अन्ना हजारे चुनौती दे रहे थे तो संसद के अंदर अपने दमदार तर्कों से सरकार के पसीने छुड़ा रहे थे राज्यसभा में विपक्ष के नेता अरुण जेटली। चाहे सीडब्ल्यूजी का घोटाला हो, आदर्श घोटाला या फिर 2G का घोटाला, सरकार की हर दलील को अपने धारदार तीर से काटा अरुण जेटली ने। दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष पद से राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले जेटली आज न केवल बीजेपी के सबसे बड़े रणनीतिकार बनकर उभरे, बल्कि जेटली बीजेपी के नए संकट मोचक भी हैं। बीजेपी में लंबे समय तक महासचिव, एनडीए सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और कई बड़े राज्यों के प्रभारी रहे अरुण जेटली आज राज्यसभा में विपक्ष के नेता हैं। पार्टी के सामने जब भी कानूनी या राजनीतिक संकट आया तो सामने आए अरुण जेटली। आरक्षण के भीतर भी अटल अडवाणी युग के बाद पार्टी के चुनिंदा चेहरों में से एक चेहरा जेटली का रहा। आज आमने सामने में भ्रष्टाचार पर, अन्ना के आंदोलन से लेकर गुजरात के लोकायुक्त और पार्टी की अंदरूनी कहानी पर तीखे सवालों का सामना करने के लिए तैयार हैं अरुण जेटली। वेलकम टू द शो अरुण जी। थैंक यू। अरुण जी, जब मैं आपसे पिछले 6 महीने पहले बात कर रही थी, उस वक्त बीजेपी जो थी ना, वो थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति में थी, थोड़ी नॉन अग्रेसिव थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है। एकदम सडनली बीजेपी इतनी अग्रेसिव कैसे हो गई है? आजकल पॉलिटिकल एक्टिविटी अच्छी है, संगठन के अच्छे कार्यक्रम हो रहे हैं, पार्लियामेंट्री स्ट्रेटेजी अच्छी है, रोज सुबह हम लोग मिलते हैं और रणनीति बनती है कि क्या विषय है और उसको किस प्रकार से उठाना है। अब संसद के भीतर भी हमारे जितने भी सांसद हैं उनकी एक अच्छी भूमिका रही है। तो इसके लिए तो फिर आपको लगता है कि मुद्दे जिस तरीके से आप लोगों के हाथों में आए हैं, तो इसके लिए आपको कांग्रेस को धन्यवाद देना चाहिए। सरकार की जो भी खामियां थी उसके कारण आप लोग अग्रेसिव हो गए और आप लोग की पोस्टरिंग ऐसी हो गई। इसमें दोनों विषय हैं। कांग्रेस क्योंकि बिखराहट की स्थिति में है, सरकार स्कैटर्ड है, एकदम ड्रिफ्ट है और देश की संचालन नहीं हो रहा। अब विपक्ष उसको ठीक तरह से एक्सप्लॉइट कर पाएगा कि नहीं, ये विपक्ष की क्षमता पे रहता है और हम लोगों ने क्षमता दिखलाई है। ये बताइए, नाउ दैट द अन्ना आंदोलन जो है या रामलीला से खत्म हो चुका, पूरी स्थिति भी अब साफ हो गई, तो ये बताइए कि अन्ना के आंदोलन में बीजेपी और आरएसएस कितनी इन्वॉल्व थी? संगठन की तरफ से हमने किसी को रोका नहीं, संगठन की तरफ से किसी को कहा नहीं, लेकिन एक नागरिक के नाते जैसे अन्य नागरिक जाते हैं, हमारे भी कार्यकर्ता गए होंगे। लेकिन ये आंदोलन जयप्रकाश जी के आंदोलन से उस दृष्टि से भिन्न था। औपचारिक रूप से राजनीतिक दल जयप्रकाश जी के आंदोलन में भाग ले रहे थे। इसमें कोई राजनीतिक दल, भाजपा का भी कोई औपचारिक रूप से इन्वॉल्वमेंट नहीं था। कोई नागरिक के नाते व्यक्ति चला जाए तो उतना उनका इन्वॉल्वमेंट था। दूसरा, जैसे ये आंदोलन आगे बढ़ रहा था, हम लोगों की उनसे भी बातचीत हुई। आरंभ में हमें कई विषयों को लेकर अपने मन में शंका थी और बाद में जब शंका दूर हुई, कुछ हमने अपनी स्थिति इवॉल्व की, कुछ उन्होंने मॉडरेट की और उसके बाद विषयों की स्पष्टता की दृष्टि से भी वो आंदोलन और भारतीय जनता पार्टी का जो रुख था उन विषयों के वो काफी नजदीक आ गया था। कहीं ना कहीं आपका कैंडिडेट सपोर्ट तो था। देखिए, इसमें कहीं हमारा उस दृष्टि से समर्थन नहीं था, लेकिन उनका जो भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन और रुख था, निश्चित रूप से हमारी भावना उसके साथ थी। लेकिन ये आंदोलन गैर राजनीतिक था, ये आंदोलनकर्ता और उसके नेतृत्व भी कहते हैं और ऐसा मैं भी मानता हूँ। कांग्रेस वाले तो ये कहते हैं कि बीजेपी ने पूरी इसमें बहती गंगा में जो हाथ धोना है ना, उन्होंने यही किया है। उन्होंने पीछे से सब किया। चिदम्बरम को देख लीजिए या कपिल सिब्बल, उन्होंने तो देखिए पूरी तरह से भ्रष्टाचार के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा था, हमें वो कहते हैं कि आपने अपने हाथ धो लिए, ये गलत है। हमारा रुख भ्रष्टाचार के खिलाफ था। ये बात जरूर सच है कि जिन लोगों का आपने नाम लिया उन्होंने स्वयं के हाथ काट लिए इस आंदोलन के दौरान, ये उनके ऊपर हो सकता है, लेकिन हमने कोई उसमें भाग लिया हो ऐसा नहीं। प्रिंसिपली इस आंदोलन को लेकर के या अन्ना को सपोर्ट करने की जो स्थिति थी, जब ऑल पार्टी मीट हुई तो आप उसमें न तो जन लोकपाल के सपोर्ट में थे और न ही सरकारी लोकपाल के सपोर्ट में थे। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ कि अडवाणी जी के यहाँ मीटिंग हुई और फिर किरण बेदी ने आके बाद में ट्वीट भी किया
कि हम लोगों को अडवाणी जी का और बीजेपी का फुल सपोर्ट मिल रहा है? मैं आपको स्पष्ट बताता हूं, अगर मैं सच में कहूं तो सरकारी बिल के हम विरोध में थे। जन लोकपाल के विषय को लेकर उसके कई विषयों के हम समर्थन में थे, लेकिन कुछ विषयों को लेकर निश्चित रूप से संदेह हमारे मन में था। मैंने स्वयं उनसे पूछा कि प्रधानमंत्री जी को अगर लोकपाल में लाना है, हम उसके पक्ष में हैं, लेकिन नेशनल सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर, इंटेलिजेंस, इन विषयों को में लोकपाल नहीं जा सकता। प्रधानमंत्री जी के विषय में उनको कोई इसमें बहुत कठिनाई नहीं थी। न्यायपालिका के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए, ये लोकपाल नहीं चलेगा, वो तकरीबन उसके लिए तैयार थे। सांसदों का आचरण संसद के अंदर, मेरे मन में निश्चित प्रश्न था। ये संविधान की धारा 105 है, उसके तहत केवल संसद उसको देख सकती है। उन्होंने कहा कि अगर आप लोग आग्रह करेंगे तो इस विषय पर हम अपना इतना आग्रह नहीं रखेंगे। कुछ विषयों पे हम उनके नजदीक आ गए, कुछ विषयों पे उन्होंने अपना आग्रह छोड़ा, और हम लोगों ने सरकार को भी कहा कि अगर वो इस रीजनेबलनेस को अडॉप्ट करते हैं तो बातचीत के माध्यम से इसको हल किया जा सकता है। और मैं मानता हूं उसमें से जो विषय उभरे और हमने जो भूमिका ली, उससे अंत में सरकार का और इनका, और हमने पूरा सरकार के साथ सहयोग किया इस आंदोलन को समाप्त करने पे उन्हीं विषयों के ऊपर। लेकिन एक बात बताइए, जिस तरीके से किरण बेदी या और लोगों ने जिस तरीके से पब्लिक स्पेस में जो भी हैं उनका माहौल बनाया, या जिस तरीके से ट्वीटिंग होती रही, या जिस तरीके से बड़े स्टेज में वो नौटंकी हो रही थी, आप या आपकी पार्टी उससे कितनी सहमत है? मैंने संसद में ये कहा कि कुछ लोग संसदीय व्यवस्था का, मुझे सांसदों की इतनी चिंता नहीं, संसदीय व्यवस्था का अपमान कर रहे हैं और उसको छोटा दिखलाने का प्रयास कर रहे हैं। अनफाउंडेड एलिगेशंस हैं, मैं इसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं हूं। लेकिन मैंने संसद में यह भी कहा था इसके बाद, हम इससे प्रोवोक ना हो। तो जिस तरीके से किरण बेदी या अन्ना हजारे ने यह कहा कि जाके सांसदों के घर को घेरो, मैं उसको गलत मानता हूं। मैं उनकी आलोचना और उनके स्टेप्स के साथ मैं पूरा सहमत नहीं हूं, उनके कॉज के साथ मैं सहमत हो सकता हूं, लेकिन मैं उनके इन कदमों, जब तक वो शांतिपूर्ण रहें तब तक कोई उसका कोई उत्तर नहीं दे सकता, क्योंकि उनका अधिकार है शांतिपूर्ण तरीके से विरोध करना। लेकिन मैं इस बहस को केवल संसद बनाम सिविल सोसाइटी नहीं बनाना चाहता, क्योंकि हम लोगों का लंबा उद्देश्य एक दूसरे के खिलाफ नहीं होना चाहिए। जो उनको नोटिसेस गए हैं किरण बेदी को या प्रशांत भूषण को या अरविंद केजरीवाल को, उनसे आप सहमत हैं या असहमत हैं? देखिए, ये संसदीय प्रक्रिया का एक हिस्सा है। संसद ने नोटिस भेजा है, उन लोगों को उत्तर देना पड़ेगा। ये उचित नहीं होगा कि हम उस पर टिप्पणी करने की कोशिश करें। देखिए, ऑफिशियल व्यू तो ये है कि इस तरीके के नोटिसेस नहीं भेजने चाहिए और उनको सरकार घेरने की कोशिश कर रही है। मेरा इस पे व्यक्तिगत मत, मेरा इससे एक अन्य है। कोई आलोचना कर दे, उस पे किस सीमा तक जाना है। सिस्टम्स, चाहे जुडिशियल सिस्टम्स हैं, चाहे पार्लियामेंट्री सिस्टम्स हैं, लिबरल होते जा रहे हैं। इसलिए संसद इसके ऊपर देख रही है। मैं इससे ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, केवल इतना कहूंगा कि संसद का जो मैच्योरिटी होनी चाहिए रिस्पॉन्स में, ऐसी आलोचना का सबसे अच्छा उत्तर वही है। पॉलिटिशियंस या पीपल जो पब्लिक स्पेस में है, उनकी साख खास करके इन आंदोलन के बाद बहुत गिरी। जो सोच थी उसमें लगता है कि पॉलिटिशियन इज इक्वल टू अ करप्ट पर्सन, इस तरीके की इमेज बनी है। इस देश के सभी राजनीतिज्ञों की ना ये छवि है और ना पब्लिक इसको मानती है। आपको लगता नहीं कि ये जो करप्शन के खिलाफ मुहिम था, ये पूरे का पूरा पॉलिटिकल सिस्टम के खिलाफ मुहिम बनता चला जा रहा है? मैं ऐसा नहीं मानता हूं। इट इज नॉट अ रिजेक्शन ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम, इट इज अ डिसअपॉइंटमेंट विद द क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। कांग्रेस के लोग ये कह रहे थे पूरे आंदोलन में, एक उनको 2014 के लिए एक मसाया इन अन्ना मिल गया और जिसके सहारे वो अपने आप को पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी लॉस्ट क्रेडिबिलिटी को वापस लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस की विश्वसनीयता स्वयं की गिरी है, लेकिन बीजेपी ने तो कभी इसका शोषण करने का प्रयास नहीं किया आंदोलन का। सरकार के साथ हम लोग पूरा सहयोग कर रहे थे। एक प्रकार से कहूं तो हम पे आरोप लग सकता था कि आप सरकार के साथ इतना सहयोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग इसको राजनीतिक दृष्टि से नहीं देख रहे थे। लेकिन अगर आप कहें कि एंटी करप्शन मूवमेंट के साथ आप अपने आप को जोड़ने का प्रयास कर रहे थे क्योंकि आपकी सहानुभूति उसके साथ थी, तो निश्चित रूप से थी। आप मानते हैं कि जो ये चेहरे आए सामने में, क्या वही सिविल सोसाइटी है? मैं नहीं मानता हूं। आम आदमी ने इन लोगों को ज्यादा स्वीकार किया, लेकिन और भी अच्छे लोग हैं।
आपको लगता है कि लोकपाल आ पाएगा? मैं मानता हूं कि निश्चित रूप से आएगा। इस देश के लोगों की अपेक्षा है और भ्रष्टाचार के खिलाफ कोई ना कोई इंटेग्रिटी इंस्टीट्यूशन इस देश में बने, यह अब आवश्यकता हो गई है। अच्छा, ये बताइए कि इस पूरे मसले से आप लोगों ने एज अ पॉलिटिकल पार्टी कुछ सीखा भी क्या? देखिए, मैंने इससे 2 विषय सीखे हैं और मैं सच में जो सिविल सोसाइटी के कार्यकर्ता इसको चला रहे थे, इस दृष्टि से उनका प्रशंसक हूं। एक राजनीतिक विचार को जनता के सामने किस प्रकार से लाया जा सकता है कि जनता की भावना उसके साथ जुड़ सके। आई थिंक इन मार्केटिंग एन आइडिया, ये हर राजनीतिक कार्यकर्ता के लिए एक सबक था उन लोगों से सीखने का। आपको लगता नहीं कि बीजेपी इस चीज को करने में फेल कर गई? बीजेपी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, एज अ लीडिंग ऑपोजिशन इस चीज को नहीं कर पाई, जबकि 2G का स्कैम हो या जो भी स्कैम हो, आप लोगों ने ही उठाया था। आप लोगों ने जो एक प्रोसेस को स्टार्ट किया और वहां तक लेके आए, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं। आपने पार्लियामेंट तक नहीं चलने दी, लेकिन उन लोगों ने आपकी पूरी बनाई हुई जो फसल थी उसको काट लिया। मुझे लगता है कांग्रेस की नींव को उन्होंने काटा है और इसलिए मैं मानता हूं कि मुझे राजनीतिक लड़ाई उनसे नहीं लड़नी है, मेरी राजनीतिक लड़ाई कांग्रेस के साथ है और इसलिए मुझे कांग्रेस नजर आ रही है जो इस आंदोलन की वजह से एक प्रकार से चित हो गई। अन्ना हजारे को आप क्या मानते हैं? आप उनको कैसे आज डिफाइन करेंगे? मैं अन्ना हजारे को एक सामाजिक कार्यकर्ता मानता हूं जिन्होंने भ्रष्टाचार के विषय को उठाया है और इस देश के आम नागरिक की भावना को उसके माध्यम से जीता है, उसका जन जागरण किया है और इस देश के लोकतंत्र के प्रति एक बहुत बड़ा उपकार उन्होंने किया है। कहते हैं कि अन्ना हजारे एक सिर्फ ऊपर से फेस है, लेकिन पीछे से ये सारा जो है वो काम कर रहा है। इस देश की जनता को हम मूर्ख ना माने कि केवल फेस को हमने स्वीकार कर लिया। एक व्यक्ति का 30-40 साल का कंट्रीब्यूशन होता है जिसके आधार पर उसकी विश्वसनीयता बनती है और अन्ना की विश्वसनीयता बनी है। तो इस चीज को तो आप मानेंगे कि अन्ना जैसे एक कैरेक्टर ने तमाम पॉलिटिशियंस को पीछे कर दिया और वो आगे आगे। मैं पीछे आगे की लड़ाई नहीं मानता हूं क्योंकि वो चुनाव की राजनीति में नहीं है, लेकिन मैं पॉलिटिक्स के लिए इसको वेकअप कॉल निश्चित मानता हूं।